हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धात्विक बंध के बारे में। धात्विक बंध क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने धात्विक बंध का जो टॉपिक है वो शुरू कर दिया था और जो धातुओं की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जनरल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली थी कि धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम जो धात्विक बंध है उसकी प्रकृति को समझाने के लिए विभिन्न जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जो पहला सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन पूल सिद्धांत या फिर इसको हम बोलते हैं लोरेंज ड्रूट सिद्धांत। ये क्या है? लोरेंज ड्रूट सिद्धांत के अनुसार जो धातुएं हैं अपने बाह्यतम कोश के समस्त इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती हैं। जैसा कि हमने जो धात्विक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन्स को दान करने की प्रवृत्ति रखती हैं। वो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर धनायन बना देती हैं। तो यहाँ पे लोरेंज और जो ड्रूट है वो ये कहते हैं कि धातुओं के बाह्यतम कोश, जिसको हम संयोजी कोश भी कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस सेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर धातुएं त्याग देती हैं तो जो बची हुई स्पीशीज है वो और कहलाती है। और या फिर इसको कर्नेल भी बोलते हैं। और या कर्नेल क्या है? और या कर्नेल धात्विक स्पीशीज का वह भाग है जो कि उसके द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के पश्चात शेष बचता है। बात समझ में आई? यानी और या कर्नेल एक धनात्मक स्पीशीज है जिसका बाह्यतम कोश या संयोजी कोश कंप्लीट रूप से खाली है। ओके, तो अब इसमें देखिए हमारे पास दो स्पीशीज आ रही है। एक है और या कर्नेल और एक त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स। धातु के द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स। धातु, जब हम किसी धातु की बात करते हैं तो उसमें कोई एक परमाणु तो होगा नहीं, उसमें असंख्य परमाणु होते हैं। और जो असंख्य परमाणु अगर अपने बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दें तो हमें ये जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स का हमें एक क्या नजर आता है, जो पूल है, जिसको हम तालाब भी बोलते हैं या समुद्र भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र बन जाता है और उस समुद्र में ये जो और या कर्नेल स्पीशीज है जो कि धनात्मक है वो इस प्रकार से तैरती रहती हैं कि जैसे समुद्र में कोई नाव तैर रही हो, या हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है उसमें ये धनात्मक जो स्पीशीज हैं वो तैरती हुई पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पहला सिद्धांत है लोरेंज और जो ड्रूट सिद्धांत है वो जो है इसी बात पर आधारित है कि जो सभी धातुएं हैं अपने बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के समस्त इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के पश्चात जो स्पीशीज बचती है उसको हम कोर या कर्नेल कहते हैं। तो लोरेंज और ड्रूट सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के बाद में जो कोर या कर्नेल स्पीशीज बची हैं वो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में तैरती हुई अवस्था में मिलती है। ओके, अब इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए अगर हम जो धात्विक प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने का प्रयास करें तो ये सिद्धांत काफी जो धातुओं के जो गुण हैं या धात्विक प्रॉपर्टीज हैं उनको काफी हद तक समझा पाने में समर्थ है, लेकिन कुछ जो गुण हैं उनको ये समझाने में समर्थ नहीं है। जैसे नंबर 1, अगर इस तरीके से है सभी धातुएं अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का जो पूल बनाती हैं तो सभी धातुएं समान रूप से चालक होनी चाहिए, समान रूप से चालक होनी चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि जो धातुएं हैं सभी धातुएं समान रूप से विद्युत का और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। कुछ धातुएं
विद्युत और ऊष्मा का अधिक चालन करती हैं, जबकि कुछ धातुएं ऊष्मा और विद्युत का कम चालन करती हैं। तो ये जो सिद्धांत है इस बात को समझाने में समर्थ नहीं रहा। दूसरा देखिए, जो सभी धातुएं हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी समान नहीं होती है। तो इस सिद्धांत की मदद से विभिन्न धातुओं के द्वारा दर्शाने वाली जो भिन्न भिन्न चुंबकीय व्यवहार है या चुंबकीय गुण है उसको भी हम नहीं समझा सकते हैं। देखिए, कई जो धातुएं हैं वो फेरोमैग्नेटिक होती हैं, कई धातुएं पैरामैग्नेटिक होती हैं, कई डाईमैग्नेटिक होती हैं, कई एंटी फेरोमैग्नेटिक होती हैं। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के पूल में कर्नेल तैरती हुई अवस्था में मिलते हैं तो विभिन्न धातुओं में इस प्रकार के चुंबकीय व्यवहार में अंतर देखने को कैसे मिल सकता है, ये सिद्धांत इस बात को नहीं समझा सकता है, यानी चुंबकीय व्यवहार को ये नहीं बताता है। ओके, फिर इसके बाद में तीसरा देखिए, यहां पे जो धातुएं हैं उनका हमने जैसे एक जो गुण लिया था हमने कठोरता का गुण लिया था, कठोरता, ये सब जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। तो यहां पे देखिए जो कोर या कर्नेल है इलेक्ट्रॉन्स के पूल में तैरती हुई अवस्था में है, तो जो धातुएं हैं उनकी कठोरता में अंतर क्यों है? कुछ धातुएं बहुत अधिक कठोर होती हैं, कुछ धातुएं जो है वो नरम होती हैं, जैसे सीजियम है, सोडियम है, ये इस तरीके की जो धातुएं हैं बहुत नरम है जिसको हम चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। और कई धातुएं बहुत अधिक कठोर होती हैं जिसको हम किसी भी apparatus से हम काट नहीं सकते हैं, बहुत हार्ड होती हैं। अगली बात यह है कि इनका जो घनत्व में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ धातुएं हल्की होती हैं, कुछ धातुएं भारी होती हैं, जैसे इरिडियम वगैरह है, इरिडियम है, टंगस्टन है, इस तरीके की जो धातुएं हैं उनका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होता है। कुछ धातुएं हैं जैसे सोडियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, इस तरीके की जो धातुएं हैं उनका घनत्व कम होता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम लोरेंट जो ड्रूड सिद्धांत है उसकी मदद से हम नहीं समझा सकते हैं। तो इन जो लोरेंट जो ड्रूड सिद्धांत था उसकी कमियों को ध्यान में रखते हुए जो अगला सिद्धांत था, इसके अलावा इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पूल है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोटोन या जो है कोई विकिरण जो है कोई इंसिडेंट होती है तो ये शाइनिंग डेवलप करते हैं, चमक पैदा करते हैं, जो कि हम लोरेंट ड्रूड सिद्धांत की सहायता से इस बात को बता सकते हैं कि जो धात्विक सरफेस है उसमें चमक पैदा होती है। लेकिन ये जो सारी बातें जिसके बारे में हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया है, ये सिद्धांत समझा पाने में सफल नहीं रहा है। और इसी सिद्धांत की कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने जो आगे के जो सिद्धांत है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है और जो अणुकक्षक सिद्धांत है, उसमें हम जो धातु के बंध की प्रकृति को हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो लोरेंट ड्रूड सिद्धांत है वो उस समय आया था जब जो बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, जो 19 एटॉमिक मॉडल है 1913, उस समय से पहले जैसे ड्रूड ने उससे पहले इस मॉडल पे काम कर दिया था, फिर उसके बाद में लॉरेंस ने इनके साथ में मिलकर के इस प्रकार का मॉडल प्रतिपादित किया। ओके, इसके बाद में हम अगला जो है उसमें हम वीवीटी और एमओटी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीवीटी जो है वो कक्षकों के अतिव्यापन पर आधारित है। संयोजकता बंध सिद्धांत हम जानते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने या जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था। तो ये जो सिद्धांत है वो दो चीजों पर आधारित है, एक तो कक्षकों के अतिव्यापन पर आधारित है और दूसरा जो है
ये जो संयोजकता का सिद्धांत है इस बात पर जोर देता है कि अगर किसी यौगिक की जो एक स्ट्रक्चर है उसके समस्त गुणों को समझाने में सफल नहीं है तो उसको हम और स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये जो दो बातों पर हम इसमें माइंड जो है एम्फसाइज करते हैं पीपीटी में। नंबर 1 क्या है, कक्षकों का ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षकों का तीव्रपन, और दूसरा है रेजोनेंस अनुनाद, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में एमओटी है जो कि मल्टी सेंट्रिक जो है अप्रोच है, और ये क्या है, मल्टी सेंट्रिक अप्रोच नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं और इसमें डीलोकलाइज्ड होते हैं। अगले वीडियो में हम जो वीवीटी है और एमओटी जो धात्विक बंध है उसकी प्रकृति को किस प्रकार से समझाते हैं और इनकी क्या कमियां हैं, वीवीटी की जो कमियां हैं उसको एमओटी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है। दूसरा देखिए, एक इसमें कमी और है, लॉरेंट्ज और ड्रोथ सिद्धांत अभी हमने डिस्कस किया है, उसकी एक जो लिमिटेशन है वो अभी बताने से छूट गई थी कि जैसे धातुएं हैं वो बैंड गैप के आधार पर जो चालक, अर्धचालक और कुचालक टाइप के होते हैं, तो वो ये सिद्धांत है लॉरेंट्ज ड्रोथ सिद्धांत, वो बात समझाने में ये पूर्णतः सफल नहीं रहा है, वो भी इसकी कमियों के अंतर्गत ही काउंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।